प्रिय विद्यार्थियों, नेपोलियन के जीवन को हम पढ़ रहे हैं। नेपोलियन की विदेश नीति में हम फ्रांस स्पेन युद्ध की चर्चा कर रहे थे। इस फ्रांस स्पेन युद्ध को प्रायद्वीपीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो 1808 से 1814 ईस्वी के मध्य लड़ा गया। हमने देखा कि किस तरह से नेपोलियन ने अपने महाद्वीपीय व्यवस्था के अंतर्गत सभी देशों को, जो इसके मित्र राष्ट्र थे, इनको भी अपना शत्रु बना लिया था। इसी में हम स्पेन का नाम भी ले सकते हैं। स्पेन का शासक चार्ल्स चतुर्थ, जो नेपोलियन का मित्र था, दोनों की मित्रता इस प्रायद्वीपीय युद्ध में कहीं समाप्त होती हमें नजर आती है। नेपोलियन ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए स्पेन जैसे मित्र राष्ट्र को भी अपना शत्रु बना लिया। ये कहा जाता है कि स्पेन अभियान नेपोलियन के लिए नासुर साबित हुआ था, क्योंकि इस युद्ध में इंग्लैंड को और ऑस्ट्रिया को हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया था। इंग्लैंड की महत्वाकांक्षाएं इस प्रायद्वीपीय युद्ध में पूरी होती हुई दिखाई देती है, जिसमें फ्रांस और नेपोलियन की शक्ति का दमन करना उसका उद्देश्य हमें नजर आता है। ये कहा जाता है कि स्पेन में चार्ल्स चतुर्थ का शासन था, उसका जो पुत्र था फर्डिनेंड, इन दोनों के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था और इसी कारण नेपोलियन को वहाँ हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। राजा की जो रानी थी, इसका प्रेमी था गोधा, जिसका सत्ता पर प्रभाव था। ऐसे में नेपोलियन ने साम्राज्यवादी नीति के तहत स्पेन के इस बोर्बा वंशीय शासन के खिलाफ, इन दोनों उद्देश्यों के साथ उसने स्पेन के खिलाफ सैन्य अभियान किया, जिसमें हम देखें कि प्रारंभ में स्पेन पर वो अधिकार करना चाहता है, सफल भी होता है। वहाँ अपने भाई जोसेफ को शासक बनाता है, परंतु शीघ्र ही 1808 के पश्चात हम देखते हैं कि स्पेन वासियों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत होती है। जोसेफ के शासन को वो स्वीकार नहीं करते, इंग्लैंड वहाँ हस्तक्षेप करता है और जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस को स्पेन के विरुद्ध सफलता नहीं मिल पाती है। बार बार वहाँ पर इंग्लैंड का हस्तक्षेप होता है। ऐसे में हम देखते हैं कि ब्रिटिश सेनाओं ने फ्रांस को हराकर पुर्तगाल पर फ्रांसीसी प्रभाव को समाप्त करना चाहा। इस पर नेपोलियन ने हस्तक्षेप कर पुनः अपने भाई जोसेफ को वहाँ का शासक बनाया। पुर्तगाल की बात है, मतलब ऑस्ट्रिया द्वारा फ्रांस के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने पर नेपोलियन को स्पेन अभियान बीच में ही छोड़ना पड़ा। इस तरह हम देखें तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप के कारण नेपोलियन अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाया और स्पेन के विरुद्ध उसे सफलता नहीं मिली। उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर उसके भाई को वहाँ से भगा दिया गया और वहाँ पर फिर से स्पेन का अधिकार हो गया। इस तरह से यह अभियान उसके लिए जहरीला फोड़ा साबित हुआ। स्पेन में जो राष्ट्रीय आंदोलन उठा था, वह फ्रांसीसी सेनाओं के सामने नहीं झुक पाया और इस राष्ट्रीय आंदोलन के परिणाम स्वरूप भी नेपोलियन की पराजय हुई। इसी क्रम में हम देखें तो 1812 में नेपोलियन ने रूस के विरुद्ध भी सैन्य अभियान किया, जिसके पीछे कहीं ना कहीं उसकी साम्राज्यवादी नीति दिखाई देती है। रूसी सामंतों के जो विशेषाधिकार थे, उनका वो अंत करना चाहता था। चूँकि महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण रूस और फ्रांस में मतभेद बन गए थे। रूस का जो जार था अलेक्जेंडर प्रथम, वह नेपोलियन की नीतियों की वजह से उससे नाराज था। दोनों में कहीं ना कहीं असमंज की भावना थी, जिसकी वजह से ये 1812 में ये युद्ध हुआ। चूँकि रूस का जो अभियान है, मास्को अभियान है, ये नेपोलियन के पतन में कहीं ना कहीं कारण साबित होता है। नेपोलियन ने रूस का अभियान किया, उस समय परिस्थितियाँ उसके प्रतिकूल थी, ठंड का माहौल था। 2 महीने तक अपनी सेना को लेकर वहाँ पर डटा रहा। 6 लाख के आसपास की उसकी सेना थी, 6.5 लाख के आसपास, जिसमें से केवल 1 लाख सेना बची थी और लगभग 5.5 लाख सेना मास्को अभियान के समय भूख से, ठंड से और बीमारी से खत्म हो गई थी। नेपोलियन को पराजित होकर वापस पीछे हटना पड़ा था, वापस लौटना पड़ा था। तो ये रूसी अभियान, मास्को अभियान भी कहीं ना कहीं नेपोलियन की हताशा का कारण बना। लगातार उसकी पराजय हो रही थी। उसके विरुद्ध जो त्रिगुट बना था, इंग्लैंड का, रूस का, ऑस्ट्रिया का, जब प्रशा भी इसमें शामिल हो गया तो नेपोलियन की स्थिति निस्संदेह बहुत कमज़ोर हो गई, निर्बल हो गई। ऐसे में हम देखें तो 16 से 19 अक्टूबर 1813 के मध्य राष्ट्रों का युद्ध हुआ, जिसे लिप्जिंग युद्ध भी कहते हैं, और नेपोलियन की पराजय का ये एक प्रमुख युद्ध माना जाता है, लिप्जिंग युद्ध। इस युद्ध में वो इन सेनाओं से, संयुक्त राष्ट्रों की जो सेनाएं थी, उस गुट से पराजित हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं
कि उसको फ्रांस छोड़कर एल्बा द्वीप में भागना पड़ा है, परंतु बाद में समय निकालकर वो फिर से आता है। अब चूँकि फ्रांस पर लुई 18वें का शासन था, उसको हटाकर फिर से वो फ्रांस में शासक बनता है, जिससे फिर से मित्र राष्ट्रों की सेनाएं उसके विरुद्ध सैन्य अभियान करती है। 18 जून 1815 को वाटरलू का युद्ध होता है, जिसमें इंग्लैंड और प्रशा की संयुक्त सेनाएं मिलकर नेपोलियन को पराजित करती है। नेपोलियन हारता है, पराजित होता है, उसे बंदी बना लिया जाता है और सेंट हेलेना के द्वीप में उसको बंदी बनाकर रखा जाता है। 1815 से 1821 तक नेपोलियन को हेलेना द्वीप में रखा जाता है। 1821 में उसकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। नेपोलियन की मृत्यु के साथ ही उसके जीवन का फ्रांसीसी क्रांति का अध्याय समाप्त होता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि एक सैनिक के रूप में किस तरह से उसने कौंसल और सम्राट के रूप में फ्रांसीसी इतिहास को प्रभावित किया। एक लंबा जीवन हम उसका देखते हैं। आंतरिक नीति में, गृह नीति में वो सफल रहा, विदेश नीति में भी कुछ हद तक वो सफल रहा, परंतु इंग्लैंड के खिलाफ जब उसने महाद्वीपीय व्यवस्था अपनाई, स्पेन के खिलाफ उसने युद्ध किया, तो अपने मित्रों को शत्रु बना लिया, पॉप को शत्रु बना लिया। उसने राष्ट्रों का जो युद्ध हुआ था उसमें पराजित होकर भागकर वापस से फ्रांस में आकर जब शरण ली, तो ये भी कहीं ना कहीं उसकी कमजोरी साबित करती है। फ्रांस की जनता ने पहले दिल से उसे स्वीकार किया था, परंतु बाद में लगातार उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था और अन्य कारणों से, भाई भतीजावाद की नीतियों से, उसकी चरित्र की दुर्बलताओं की वजह से उसको अस्वीकार करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में हम देखते हैं सारे कारणों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया और कहीं ना कहीं ये उसके पतन के कारण बने। तो कुल मिलाकर हम देखें कि नेपोलियन फ्रांसीसी क्रांति का शिशु था, फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम था। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की भावना जो फ्रांसीसी क्रांति का आधार था, नेपोलियन ने उसको स्थापित करने का प्रयास किया। 15 साल का जो समय है 1799 से 1815 ईस्वी का, वो नेपोलियन युग के नाम से विश्व इतिहास में याद किया जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट का व्यक्तित्व